एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक, आज हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात कि जैसे हमें चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है या न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, सिमिलरली प्लांट के लिए भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, या सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए, या अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है इंडिया में इसके बहुत सारे जो है वेज है। आप एग्रीकल्चरल फार्मिंग कैसे करते हो, कौन से वेज यूज करते हो प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। इसी तरह फार्म रेंज जो है वो एक स्मॉल फार्म से लार्ज फार्म तक हो सकती है, या और जो प्रैक्टिस जो आप अप्लाई कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए वो भी डिपेंड करेगी कि कौन सा आप मॉडर्न वाली टेक्निक यूज कर रहे हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगा, उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। सपोज आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, आप मॉडर्न इरिगेशन वेस्ट, सपोज ट्यूबवेल बना रहे हो, आप मोटर का यूज कर रहे हो, तो वो एक कॉस्टली जो है एक प्रोसेस है। और अगर आप सिंपली ग्रीन मैन्योर या आप घर का जो मैन्योर है वो यूज करके फार्मिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए सपोज किसी फार्मर के लिए वो इजी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ये डिपेंड करता है हम कौन सी फार्मिंग हमने अडैप्ट कर ली है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है एक प्लांट के लिए, उसको न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके, अपनी जो है डेवलपमेंट, अपनी रिप्रोडक्शन जो इसकी है, अपनी सीड प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, उसको वो कर सके। सो जो हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसमें पहला ही जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हम न्यूट्रिएंट कैसे मैनेज करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का क्या 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 टाइप्स है उसके, और कौन कौन से बेसिस पे हम किस किस जो है प्रैक्टिस को सिलेक्ट करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। देखो अगर हम नेचुरली देखेंगे तो न्यूट्रिएंट जो हम तीन तरीके से सप्लाई कर सकते हैं, तीन वेज में सब सप्लाई कर सकते हैं। पहला तो है एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर से भी कर सकते हैं, वाटर एंड सॉइल। सपोज हमें एक जो है केमिकल, एक न्यूट्रिएंट या एक एलिमेंट जो है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हमें चाहिए प्लांट के लिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एयर से लेगा। ठीक, इसी तरह जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है या हमारा ऑक्सीजन जो है वाटर को चाहिए, सपोज प्लांट को चाहिए तो वाटर से लेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक, इस तरह सॉइल यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करता है जिससे वो ऑक्सीजन या जब वो ब्रेक होके हाइड्रोजन भी उसको प्रोवाइड करता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है प्लांट जो है वो इसको एयर से भी ले सकता है। इसी तरह फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, वो जो केमिकल्स है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट सॉइल से ऑब्टेन करता है। प्लांट की न्यूट्रिएंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंस आपको समझ में आ रही होगी। माइक्रो होता है बहुत कम, ठीक, मैक्रो होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो जो न्यूट्रिएंट्स, जो एलिमेंट्स हमारे प्लांट को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सिंपल सी टर्म से आपको याद रखनी है, बाकी कोई मसला नहीं है इसमें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, ये जो है ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। वरना इसमें जो है जिंक भी ऐड करते हैं हम, लेकिन आपकी टेक्स्ट में नहीं दिया है। तो आपको इतने याद रखने हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में चाहिए। उनमें आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन आता है। इसी तरह प्लांट को कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उनको हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम दिया। ठीक, उसमें हमारा आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक्चुअली जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारी प्लांट बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं। सपोज जब हम बर्न करते हैं किसी पार्ट, प्लांट या किसी पार्ट, तो वहां पे जो रहता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट ही लास्ट पे रहते हैं उसमें। तो या जो प्लांट में मोबिलाइजेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम मोस्टली जो फंडामेंटल पार्ट है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है प्लांट बॉडी के, उनको हम जो है मूव नहीं कर पाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, क्योंकि वो फंडामेंटल है, वही कंस्टिट्यूएंट करते हैं प्लांट बॉडी को। तो ये सिंपल टर्म्स है, आपको याद रखनी है किसमें कौन सा एलिमेंट पड़ता है, माइक्रो में कौन है, मैक्रो में कौन है। इसको आप अभी तक से कोई ट्रिक बना के याद रख सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं है इसमें। Deficiency of these nutrients affect physiological process, example reproduction, growth, etc. अगर हमने प्लांट को ये वाले न्यूट्रिएंट्स एंड ये वाले न्यूट्रिएंट्स
सप्लाई नहीं किए तो प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है इफेक्ट होती हैं, प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, प्लांट की रिप्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है, या बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और हैं जिनको हम नाम देते हैं नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, या डिले इन जो है फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन में डिले हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्लांट में इनके न होने से हो सकती है, या इनकी जो है डिफिशियंसी से वो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं प्लांट की बॉडी में। तो इनको हमें सप्लाई करना इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर हम हाई यील्ड चाहते हैं, अगर हम ज्यादा जो है प्रोडक्शन चाहते हैं, तो हमें ये सारी चीजें प्लांट की बॉडी को अप्लाई करनी पड़ेंगी, हमें प्लांट बॉडी को ये देनी पड़ेंगी, अवेलेबल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, वी सप्लाई दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, हम इन द फॉर्म मैन्योर भी कर सकते हैं और इन द फॉर्म फर्टिलाइजर। हम दो टेक्निक यूज करते हैं, या तो हम मैन्योर या फर्टिलाइजर से प्लांट की न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म मैन्योर या इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो दो वे से हम कर सकते हैं प्लांट को सप्लाई ये न्यूट्रिएंट्स, या तो मैन्योर की फॉर्म में या तो फर्टिलाइजर की फॉर्म में। मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम अब अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब मैन्योर में क्या है, मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनमें। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिंग एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। हम घर में क्या करते हैं, या कहीं भी जगह पे, या फार्म यार्ड में जहां पे वो फार्म होता है, वहां पे अगर हमें मैन्योर प्रिपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा पिट बनाते हैं। ठीक, एक गड़ा टाइप का खोद खोद देते हैं और उसमें क्या डालते हैं, डिकम्पोजिंग एनिमल एक्सक्रीटा उसमें डालते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा जो भी होता है हमारा, ये काऊ डंग भी आ सकता है इसमें, या जो है अदर एनिमल्स का एक्सक्रीटा वो भी आ सकता है। एंड प्लांट वेस्ट, प्लांट वेस्ट में जो भी आएगा, सपोज सिट्रा है या बाकी चीजें हैं, वो हम इसमें डंप करते हैं और कुछ टाइम के लिए इसको वहां पे रखते हैं। ठीक, एक्चुअली यहाँ पे आपके टेक्स्ट में एक दो लाइनें दी गई थी, मैं चाहता था कि वो मैं आपके सामने पहले अच्छे से पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। तो अभी के लिए ये रखना है कि हम इसमें एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट को जो है डंप करके कुछ टाइम के लिए रखते हैं, जिससे डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद हम इसको शिफ्ट करते हैं अपने फार्म्स में। जो मैन्योर है, इससे क्या होता है, मैन्योर जो है ये हमारी सॉइल को बहुत सारे फायदे देता है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के अलावा भी। सपोज ये हमारी सॉइल को लूज करता है, हमारी सॉइल जो सपोज अगर कोई किसी सॉइल में वाटर, सपोज क्ले सॉइल है तो उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम ये उसको लूज करके वाटर स्टैग्नेंट कैपेसिटी को कम कर देता है, तो वो बच जाती है, वो प्लांट्स बच जाते हैं क्ले सॉइल में जब वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, क्योंकि ये उसको लूज करके वाटर को नीचे जाने देता है। इसी तरह का सैंडी सॉइल है, उसमें हमने मैन्योर मिक्स कर दिया तो ये उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए सॉइल स्ट्रक्चर्स को। ठीक, तो ये चीजें इसमें है। हियर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट, यहाँ पे हम बायोलॉजिकल वेस्ट ही यूज करते हैं। तो क्योंकि हम बायोलॉजिकल वेस्ट यूज करते हैं, इसमें हम एनवायरमेंट पोल्यूशन भी बचाते हैं, और उस जो एनवायरमेंट पोल्यूशन करने के लिए वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हमारा एक्सक्रीटा, एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है या प्लांट वेस्ट होते हैं, उनको हम इसमें यूज करके जो है मैन्योर बना के एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। अब क्या है, हमने मैन्योर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैन्योर भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, एंड दूसरा ग्रीन मैन्योर। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट में क्या होता है, जब इसमें हम यही एनिमल एक्सक्रीटा या काऊ डंग हो या स्ट्रा हो या वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा जो भी हो, उसको हम इरेडिकेट करते हैं या वीड्स को फिर डिकम्पोज करते हैं एक पिट में, और फिर प्लांट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, आपको आपके लिए पढ़ूंगा। द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल्स लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, काऊ डंग एक्सेट्रा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूजीज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रा, eradicated weeds etc. is decomposed in pits is known as composition। ठीक, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं पिट्स में तो उनको हम कंपोजिशन बोलते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं काम, हम अर्थवर्म्स का जो है यूज करके इसको जिस प्रोसेस को जो है फास्ट कर देते हैं, तो तब हम उसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म कंपोस्ट। ठीक है, आपकी टेक्स्ट की लाइन है,
Compost is also prepared by using earthworms to hasten the process of decomposition of plants and animal refuse. This is called vermiform compost. तो जब हम earthworms का यूज करेंगे तब हम vermiform compost को कहेंगे, और जब हम सिंपल पिट्स में इसको डाल के वे डिकम्पोज करने के लिए रखेंगे तब हम इसको कंपोस्ट कहेंगे। सिंपल सी टर्म से ज्यादा इसमें नहीं है। ग्रीन मैन्योर में क्या है, हम क्या करते हैं, कभी किसी फार्म में जहां हमें सीड्स को सो करना हो वहां पे हम कुछ प्लांट्स को पहले ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट जब कुछ हाइट अटेन करते हैं, तो मिनिमल हाइट जब अटेन करते हैं कुछ 1 फीट या सो, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उस खेत को या उस फार्म को हम प्लस करके उसको हम जो है उसी में मिक्स करके उसी सॉइल में वापस जो है उसमें मिक्स करके सॉइल को हम लूज करते हैं फिर से, ताकि हम सीड्स ग्रो कर सकें। आपकी टेक्स्ट की लाइन है some plants like sunhemp or gore are grown and then mulched by plugging them into the soil, ठीक। हम उनको फिर मिक्स करते हैं सॉइल में और फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं, वो थोड़े से डिकम्पोज होकर फिर उसमें सीड्स सो करते हैं। These green plants thus turn into green manure which help us in enriching the soil in nitrogen and phosphorus। तो ये एज अ ग्रीन मैन्योर हम काम करते हैं, क्योंकि इसकी जो है, क्योंकि हम यंग प्लांट्स को जो है डिस्ट्रॉय करके उसमें मिक्स करते हैं, तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए हम जो ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ज्यादा इसमें नहीं है उतना, तो फिर ये फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जो हम यूजुअली सनहैम्प एंड गोर जो हम यूज करते हैं ये फास्फोरस नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करते हैं मोस्टली। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यहाँ पे मैन्योर से होते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि इनको डिकम्पोज ये जो है इजी मतलब इजीली डिकम्पोज नहीं होते, इनको बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। तो जितना टाइम में डिकम्पोज होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होकर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते रहते हैं, और हम अपने प्लांट्स को उसमें सो करके उसका यूज करते रहते हैं। तो इससे हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलता है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक डिकम्पोज होते रहते हैं। लेकिन जब हम आएंगे फर्टिलाइजर्स पे, फर्टिलाइजर दूसरा ग्रुप, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स में क्या है, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनको हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। कमर्शियली प्रोड्यूस फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, घर में हम इनको नहीं बना सकते, ठीक। सप्लाई नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये फास्फोरस नाइट्रोजन एंड पोटेशियम को सप्लाई करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। शुड बी अप्लाइड केयरफुली, इनको केयरफुली अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर ये यूटिलाइज नहीं कर पाए प्लांट्स इनको अच्छे से, ये अच्छे से वाटर में मिक्स नहीं हो पाए, तो इनका कुछ पार्ट जो है वो ऐसे ही रहता है, और फिर वो जब वाटर रन ऑफ के थ्रू रिवर्स में चला जाता है और वाटर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर वही जो न्यूट्रिएंट्स है, वही जो फर्टिलाइजर्स है, वो फिशेस या एक्वाटिक एनिमल्स में चले जाते हैं, और फिर वो रिटेन होके जो है चले जाते हैं, और फिर वही उसी को हम फिर कहते हैं, जब वो प्लांट्स में या जब वो एनिमल्स में एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, क्योंकि जब फर्टिलाइजर खत्म हो गया, तो जब वो मिक्स हो गया वाटर के साथ और प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया, तो हो गया खत्म, उसके बाद उसका हमें फिर से फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बेटर जो है मैन्योर वाला जो ये वाला पार्ट है, इसको हम ये वाला ग्रुप जो है ये हम ज्यादा प्रेफर करते हैं और ज्यादा रिकमेंड करते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो जब हम ये इससे बहुत सारे फायदे से, या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो यही यूज करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म में हम मैन्योर का यूज करते हैं, मैन्योर, ठीक। हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप मैन्योर यूज करो, देन केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है एक्सक्लूड किया गया है, उनको वहां पे यूज नहीं करते हैं हम, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल फार्म वेस्ट, स्ट्रा, लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा यूज करते हैं, बायो एजेंट्स जो है यूज करते हैं, फूड जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो हम अपनी खेतों में जो उगाते हैं, उसके लिए हम सपोज बिल्डू ग्रीन algae को यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। इसी तरह हम नीम या जो है टर्मरिक को यूज करते हैं, जो हम स्टोरेज के लिए स्टोरेज करते हैं फूड्स ग्रेन्स की, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं नीम या टर्मरिक। इसी तरह हमारी जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उसमें मिक्सड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन का भी जो है बहुत अहम रोल है, और उसको भी यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। तो इसमें मुझे लगता है इतना ठीक है। अब हम जाके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक तो इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स को, ठीक। तो इसको अगर आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो इरिगेशन में क्या है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे हमारी जो सारी एग्रीकल्चर है, ऑलमोस्ट बहुत सारी मैक्सिमम एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड है
कि मॉनसून कब होगा, कब वाटर होगा। तो मोस्ट एग्रीकल्चर इज रेन फेड इन इंडिया। इन इंडिया में मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज रेन फेड, कि रेन कब होगा तो वो उसी पे डिपेंड होते हैं, वही उनके लिए एग्रीकल्चर, या सॉरी वही उन्हीं के लिए जो है इरिगेशन का काम करता है, वही रेन जो आ जाता है मॉनसून के फॉर्म में या सम अदर फॉर्म्स। तो क्या है कि हमारी कंट्री में जो है प्लांट्स इफेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अब रेनिंग पैटर्न्स में चेंज भी हो सकती है, लेट भी हो सकते हैं, अर्ली भी आ सकते हैं। और इस पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल कौन सी है। अगर हमारी लाइट लाइट सॉइल है तो वो वाटर को ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाती, और वो ड्रॉट का जो है उसको ज़्यादा असर हो सकता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है ड्रॉट्स के। वहाँ पे जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर वाटर की स्कैर्सिटी हो गई, क्योंकि सॉइल रिटेन नहीं कर पाती है वाटर को। इसी तरह जो ये वाटर वाटर पैटर्न है, अगर हम इस पर डिपेंड करेंगे कि कब रेन आएगा, तो हमारा इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हम डिफरेंट वेज ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी डिफरेंट वेज ऑफ इरिगेशन ढूंढते हैं, ताकि हमारे जो क्रॉप्स है उनका जो हार्वेस्ट है वो अच्छा हो, गुड हार्वेस्ट हो, और हमारी जो क्वांटिटी निकले वो ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। ड्रॉट पोजेस थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग, तो पहले डिस्कस किया। डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। डिपेंड करता है कि फार्मर कौन है, फार्मर जो है रिच है या पुअर है, तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। एंड डिपेंड करता है कि जिस एरिया में आपका फार्म है उस वहां पे कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो हम यूज करते हैं, सबसे पहला मेथड वो है वेल्स। ठीक, वेल्स में आपके दो टाइप के वेल्स आएंगे, या तो वेल्स आएंगे जो हम डग करते हैं सीधे एक लैंड में, या तो ट्यूब वेल्स आएंगे। ठीक, ट्यूब वेल्स की जो वाटर वहां पे वाटर होने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत नीचे तक चला जाते हैं, नीचे स्ट्रेटा तक चले जाते हैं, और वहां से जो है वाटर को निकालते हैं। तो वहां वो ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो अगर ऊपर वाली जो है अगर ड्रॉट आ गया और ऊपर वाली जो लेयर्स है सॉइल के उनमें वाटर खत्म हो गया, तो वो नीचे से भी पानी जो है उसमें आ सकता है। लेकिन वेल्स में क्या है, वेल्स को हम ज्यादा डिग नहीं कर पाते हैं, ज्यादा हम डीप नहीं जा पाते हैं उसमें। तो वेल्स में ये एक साइड जो सॉरी ड्रॉबैक है कि उनमें अगर वाटर जो है उसकी लेवल डाउन होगी सॉइल में, तो वो वाटर लूज करके उन्हें वाटर नहीं रहता। इसी तरह कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम जो है ये यूजुअली जो इलोबरेट एंड एक्सटेंसिव सिस्टम होता है कैनाल्स का। ठीक, ये एक बड़ी कैनाल होती है जिसमें वाटर फ्लो करता है, फिर उसको हम छोटी छोटी कैनाल में डिवाइड करके लास्ट पे अपने फॉर्म लेयर्स तक ले जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जो स्मॉल कैनाल की शेप में ले जाते हैं, जो हमारी जो है सिस्टम को इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, रिवर लिफ्ट सिस्टम है हमारा दूसरा रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब ये उन जगहों पे हम यूज करते हैं जहां पे जो कैनाल्स होते हैं उनमें वाटर जो है वो पर्टिकुलर फ्लो के साथ जो है फ्लो नहीं करता है, किसी सीजन में कम हो जाता है फिर ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम वाटर को एक जगह जो है एक रिवर में जमा करके फिर वहां से लिफ्ट करके कैनाल्स में डाल देते हैं बाय यूजिंग मोटर्स और समथिंग एक्स्ट्रा वाटर मोटर्स। तो ये जो सिस्टम है वहां पे यूज होता है मोस्टली जहां पे इरेगुलर इनएडिकेट जो है रिजर्वोयर्स प्रेजेंट हो। फोर्थ है टैंक्स। टैंक हम यूज करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स टैंक्स में पानी जो है जमा करके फिर उसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। ये जो है ये स्मॉल स्केल इरिगेशन के लिए, स्मॉल स्केल फार्मिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर जो है हम ज्यादा बड़े टैंक तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा एरिया कवर करते हैं ज्यादा। तो ये हम ज्यादा कम छोटी फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, इसी तरह है जो हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो आज मॉडर्न जो आज की ये है फार्मर्स है वो ज्यादा इसका यूज करते हैं। वो रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, किसी जगह पर्टिकुलर जगह जमा रखते हैं और फिर उसको अपनी फार्मिंग में इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। या अगर हम चेक डैम्स भी देखेंगे, चेक डैम स्मॉल डैम्स होते हैं, स्मॉल डैम्स हम वाटर फ्लो के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे वाटर को हम रिटेन करते हैं, इससे वाटर जो है सॉइल की वाटर लेवल भी इंक्रीज होती है, क्योंकि रिटेन होकर ये नीचे चला जाता है मोस्टली उसमें जो वाटर होता है। और ये जो है सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये रन ऑफ को यहाँ पे हम जो है उसके फ्लो को स्टॉप कर देते हैं। तो इरिगेशन में ये सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप अपने टेक्स्ट को भी पढ़ोगे तो आपकी आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। मे बी कोई पॉइंट मिस हो गया हो, अगर आपको टेक्स्ट में समझ आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स भी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं फूड इंप्रूवमेंट में। हम अगर हमें इम्प्रूव करनी है कोई क्वांटिटी, हमें अपने फूड्स जो है अगर हमें अपने जो फूड्स है या हमारे क्रॉप्स है
प्रोडक्शन को अगर हमें मैनेज करना है, उसकी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट पैटर्न इन डिफरेंट वेज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। डिफरेंट वेज में डिफरेंट पैटर्न में हम उनको ग्रो करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। पहला है हमारा मिक्सड क्रॉपिंग। ठीक, मिक्सड क्रॉपिंग में क्या होता है? मिक्सड क्रॉपिंग में 2 or more क्रॉप्स ग्रोन simultaneously और सेम पीस ऑफ लैंड। एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हम एक ही पीस ऑफ लैंड में एक साथ ग्रो करते हैं। ठीक, अलग अलग जो है उनकी स्ट्रैप्स नहीं बनाते हैं, एक साथ मिक्स करके दोनों सीड्स को सो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम वीट प्लस ग्राम इन दो को ग्रो कर सकते हैं एक साथ, वीट प्लस मस्टर्ड इनको ग्रो कर सकते हैं, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर एटसेट्रा इनको एक साथ हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अगर आपका फेलियर जो है एक क्रॉप का, अगर एक क्रॉप जो है फेल हो गया ग्रो करने में, लेकिन नेक्स्ट क्रॉप जो है श्योरिटी देता है कि हमारा जो हमने जो क्रॉपिंग जो हमने सो किया है वो सारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर्स ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। अगर इसमें एक क्रॉप जो है पेस्ट्स को खत्म कर देते हैं या वो वाटर स्कैर्स से खत्म हो जाता है, तो दूसरा क्रॉप जो है वो रह जाता है और वो ग्रो करके हमें एटलीस्ट इतनी इंश्योरेंस होती है कि एक क्रॉप ग्रो करेगा। सेकंड जो है वो है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स इन सेम फील्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स। यहाँ पे हम इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, हम स्ट्राइपल बनाते हैं, अपने फील्ड के स्ट्राइपल बनाते हैं और फिर उनमें एक स्ट्राइप में एक ग्रो करते हैं, दूसरे स्ट्राइप में दूसरा ग्रो करते हैं, 2 या मोर भी ग्रो कर सकते हैं, हम तीसरे में तीसरा ग्रो कर सकते हैं या तीसरे में फिर से पहला वाला ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम क्रॉप्स को इस तरह जो है सिलेक्ट करते हैं कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे सॉइल जो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो वो अलग अलग हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, क्रॉप्स आर सिलेक्टेड दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स उसकी डिफरेंट होनी चाहिए जिन क्रॉप्स को हम इंटरक्रॉपिंग में सो करेंगे। तो क्या होता है कि इससे हमारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो है ऑलमोस्ट सारे इजीली और मोस्ट इफेक्टिवली यूज होते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्लांट जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, एक ही न्यूट्रिएंट को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट पैटर्न डिफरेंट होते हैं और इससे हमारी सॉइल को भी जो है वो फर्टिलिटी रिटेन करती है। थर्ड वाला समझा वो है क्रॉप रोटेशन। ठीक, क्रॉप रोटेशन क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन। हम प्री प्लान्ड सक्सेशन करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में। पहले हमने एक क्रॉप को ग्रो किया और फिर जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो सेकंड क्रॉप ग्रो करते हैं, उसी क्रॉप को फिर से ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन हम प्री प्लान्ड करते हैं क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर क्रॉप हमने देखे होते हैं कि किस क्रॉप को हम अच्छे से ग्रो करके फिर दूसरे क्रॉप को उसी लैंड में ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर हमें लगता है कि कोई क्रॉप जो है नाइट्रोजन ज्यादा यूज करता है, तो दूसरा क्रॉप जो होता है वो हम वो लाते हैं जो नाइट्रोजन कम यूज करे, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो कम हुई है। तो उससे क्या होता है कि तब तक जो है फील्ड, तब तक जो है फार्म लैंड अपना नाइट्रोजन सपोज वापस गेन कर लेता है। इसी तरह अगर हमने इफ डन प्रॉपरली 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर इन गुड हार्वेस्ट। अगर हमने इंटरक्रॉपिंग को प्रॉपरली किया है तो हम 2 या 3 क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं एक ईयर में और उनका हार्वेस्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये था क्रॉपिंग पैटर्न में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हम क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना जो है एनफ है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ है, कोई पॉइंट टच नहीं हुआ है, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाकी वही जो है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।